नमस्कार दोस्तों। आखिर वो घड़ी आ गई जिसका हमें इंतजार था, हम सनातनियों को, हम हिंदुओं को, कि अपने ही देश में हमें हिंदुस्तान कहलाने का भी हक नहीं था। जय श्री राम का नारा नहीं था, यहाँ पे लगा नहीं सकते थे कांग्रेस के टाइम पर। ऊपर से जो हमारी जमीनें हैं उन्हें हड़पने के लिए पूरी एक पावर दे दी गई एक ही कौम को, कि जाओ जहां पर आपका मन करे उसके ऊपर आप हाथ लगा लीजिए, वो प्रॉपर्टी आपकी हो गई। अब पहली बार है कि इसके खिलाफ एक बिल आया है कि भाई ये जो अनलिमिटेड पावर्स आपने एक कम्युनिटी को दे दिए हैं जो कि इस देश का पार्ट भी नहीं है। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उन्होंने कभी अपने आप को इस देश का पार्ट माना ही नहीं। क्योंकि आप फतेह करते हैं दूसरे के देशों पर, अपने देश के ऊपर कब्जे की बात आप नहीं करते हैं, आप कब्जा दूसरों की चीजों के ऊपर करते हैं। अब आज जब वक्फ बिल का बिल आया है, हमें खुशी है कि एटलीस्ट टेबल तो हुआ, उसके ऊपर बहस होगी, अभी बहुत लंबी लड़ाई है, ये हम भी जानते हैं। लेकिन एटलीस्ट शुरुआत हुई है कि राज्यसभा में, लोकसभा में इस बिल को पेश किया गया, बहस शुरू हुई। बहस शुरू होनी क्या थी, तो अपोजिशन को तो मौका मिल गया कि पार्लियामेंट को ना चलने दिया जाए, तो वही काम किया जिसका अंदाजा था और मोदी जी को मालूम था इस बार कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए वो भी अमेरिका चले गए। कि कई बार बोलते हैं कि मोदी जी कब करेंगे, मोदी जी को मालूम है मेरे आने पर ही होगा, तो कोई बात नहीं। आज देखते हैं कि ये कितने लेवल तक गिर सकते हैं, कौन सी ये दलीलें देंगे इसको रुकवाने के लिए। भाई एक चीज बताइए मुझे आप, कि जब बिल को पास किया गया था, ओरिजिनली जब वक्फ बिल आया था, तब तो किसी को पूछा नहीं, दे दिया, हिंदुओं ने विरोध भी नहीं किया। और आज जब उसमें कई प्रोविजंस जो अनलिमिटेड पावर्स है उसको रिमूव करने की बात बोलते हैं, तो अपोजिशन कहती है कि नहीं, ये तो मुसलमान डरा हुआ है, मुसलमान का हक छीना जा रहा है। भी हिंदुओं के हक को छीनकर आपने उनको दे दिया, तब किसी को तकलीफ नहीं हुई। लेकिन आज अगर हम अपना हक वापस ले रहे हैं और एक लेवल प्लेइंग फील्ड हम क्रिएट कर रहे हैं, तो इनको दर्द हो रहा है। और अभी तो हिंदू वक्फ बिल आया नहीं है। अगर इनको, मैं तो कई बार बोलता हूँ हिंदू इनको, बीजेपी वालों को भी, आपको वक्फ बिल के अंदर चेंजेस करने की जरूरत ही नहीं है। आप हिंदू वक्फ बिल ले आइए, वो अपने जहां पे हाथ रखेंगे वो प्रॉपर्टी ले लेंगे, जहां पे हमारा मन करेगा हम ले लेंगे। दिक्कत क्या है, आर पार की लड़ाई है, देखी जाएगी। बट एनीवेज, इसके ऊपर बात करते हैं कि जब वक्फ बिल है, आफ्टर ऑल 75 सालों के बाद हिंदुओं को पता लगा कि वक्फ बिल नाम की कोई चीज भी है, और ये कैसे हमारी प्रॉपर्टीज को हड़पा जा रहा है और हमें पता भी नहीं है। मंजरी जी, जय सिया राम। जय सिया राम। सॉरी, थोड़ी इंट्रोडक्शन लंबी हो गई, क्योंकि जाना जानना जरूरी था, लोगों को बताना जरूरी था कि आपको हिंदुस्तान दिया गया ये बोलकर कि हिंदू और मुसलमान इकट्ठे नहीं रह सकते, आप यहां रहिए, वो वहां रहेंगे। लेकिन ये यहां पर रहने के बाद भी इनको सारी अनलिमिटेड पावर दी गई कि आप हिंदुओं की प्रॉपर्टी को छीन लीजिए, कोई रोकेगा नहीं आपको, और कोई सुनवाई भी नहीं है। क्या हिंदू को अब जाकर अकल आएगी, क्या अभी भी आई नहीं है? देखिए, जब वक्फ बिल आया था तो बहुत माइल्ड तरीके से आया था। ये था कि अगर मुसलमान कोई व्यक्ति है, उसका कोई वारिस नहीं है, तो वो उसे वक्फ कर दे। इस तरीके से आया था, तो उसमें हिंदुओं को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना था। फिर इसको इम्प्रोवाइज किया, ऐसे कर दिया कि अगर आप भारत छोड़ करके पाकिस्तान जा रहे हैं, तो आप अपनी प्रॉपर्टी छोड़ेंगे तो भारत सरकार ले लेगी, हिंदुओं को दे देगी। तो वो पहले वक्फ कर देते थे, फिर जाते थे। और कुछ लोग तो जो वापस आकर के भी अपनी प्रॉपर्टी रिक्लेम करने लग गए। तो जब धीरे 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 फिर इंदिरा गांधी ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए वक्फ बिल को धार देनी शुरू की कि वो वक्फ बोर्ड बनेगा, वक्फ ट्रिब्यूनल बनेगा, वहीं पे जाकर के केस लड़ेंगे। और सोनिया ने इसको आगे बढ़ाया। वो तो कम्युनल वायलेंस बिल थैंक गॉड नहीं आया विरोध के बाद, लेकिन तैयारी तो यही थी कि सारा सब कुछ उठा करके इनको दे दिया जाए। अगर कोई दंगा हुआ तो गलती हिंदू की, और हिंदू की जमीन कब्जाई गई तो अदालत वक्फ की। तो ये इस चक्कर में ये फंसा के रखना चाहते थे। देखो, कांग्रेस को कभी देश की तरक्की चाहिए नहीं थी, उनको दंगा फसाद यही सब चाहिए था, ताकि उनकी अपनी राजनीति चलती रहे, उनके घपले घोटाले की तरफ कोई देख ना पाए, अपनी निजी जिंदगी रोजमर्रा में इतने हम बिजी और परेशान हो जाएं। दैट वाज द प्लान। फिर आ गए मोदी जी, और वहां से जो है ये सारी बात होने लग गई। और आप ये कह रहे हैं कि सनातन वक्फ था, हमेशा से था।
हमारा जो मंदिर था, मंदिर के साथ काफी एकड़ जमीन होती थी, ताकि उस पे खेती वगैरह करके या उसको किराए पे देके मंदिर का खर्चा चलता रहे। यहाँ तक कि अगर मंदिर में शरण लेने कोई भी आए, हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं देखते थे। इसका एक एग्जाम्पल है कि राम मंदिर में दो मुसलमानों को शरण दी गई थी, और उन्होंने ही मीर बाकी को बुलवाया था। तेवरनीय नाम करके एक क्रिश्चियन व्यापारी को शरण दी गई थी, उसी ने राधा कृष्ण जी की आंखों से श्यामतक मणि निकाली, जिसको कोहिनूर बाद में कहा गया, या कुछ भी ब्लू डायमंड वगैरह कहा गया। तो इस तरीके से ये सारी चीजें हमारे यहाँ से चोरी होकर के गई, तब हमारे यहाँ मंदिर में गर्भगृह में प्रवेश बंद हुआ। अब आते हैं बात पे। तो हमारे यहाँ कोई सबको शरण और सबके पालन पोषण के लिए, कि भगवान इस संपूर्ण पृथ्वी के कर्ता धर्ता है, इसलिए मंदिर इतने सक्षम होने चाहिए, क्योंकि वो भगवान के घर के निवास की तरह लिए गए, कि वहां पर आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को शरण मिल सके, और उसकी जो भी जरूरतें हैं वो ईश्वर के नाम पर पूरी की जा सके। पर अंग्रेजों ने इस सिद्धांत को बदल दिया, और उन्होंने जो है मंदिरों पे कब्जा करना लगा शुरू किया, और मंदिर की प्रॉपर्टीज बेच दी। आप देखिए, तिरुपति की जो पूरी पहाड़ी है वो तिरुपति वो विष्णु भगवान को समर्पित है, और साथ में शहर भी। लेकिन उसके उसके ऊपर कब्जा करके तिरुपति में जो चढ़ावा आता है, उससे जो है ये मुसलमानों को देने वेने का काम आंध्र की सरकार काफी समय से कर रही है। 5-5 हजार करोड़ एक बार में लिए हैं। ऐसा नहीं है हमारे मंदिरों के पास संपत्ति नहीं थी, पर वो घोषित थी, और उसके जो ट्रस्टी होते थे वो वहां के राजा होते थे, और उस संपत्ति का उपयोग जन कल्याण के लिए होता था। जबकि वक्फ ऐसी संपत्ति है जो मस्जिद से एलोकेटेड नहीं है। होना चाहिए इसका उपयोग गरीब लोगों के कल्याण के लिए, परंतु जो कमेटी के मौलाना है, ये सब लोग उसका अपने पर्सनल उसके उपयोग कर लेते हैं। किराए पे चढ़ा दी, खुद किराया ले लिया, अपनी यूनिवर्सिटी बना दी, अपने लिए घर बना लिया, ये सारी यूज करते हैं। फिर जो वक्फ के लिए के नाम पे जमीन हड़पते थे, उसमें उन्होंने जात पात नहीं देखी, समरसता का भाव था। मुस्लिम से भी लेके हड़प ली और हिंदुओं से भी लेके हड़प ली, और उसके केसेस चलेंगे तो चलते रहेंगे। तो अब उसमें भी वकील भी उन्हीं का होगा, क्योंकि वक्फ के कानून तो भाई किसी मुस्लिम को ही मालूम होंगे। तो उन्हीं के वकील, हम ही वही है, हम ही जज ज्यूरी अदालत सब कुछ हम ही है। उस वाले केस में चलता था। इसको स्ट्राइक डाउन करना जरूरी था, जो किया जा रहा है। विपक्ष को हंगामा करना था, वो कर रहे हैं। ओवैसी को माइक पकड़ के रोना था, वो रो रहे हैं। तो सब अपना अपना काम कर रहे हैं। मोदी जी क्या करे, वो मजे से ट्रम्प के साथ इस समय मीटिंग है उनकी, बहुत सारी चीजें तय होनी है, और एक बड़ा हिस्सा जो इन लोगों ने कब्जा लिया था वो रिवर्सल पे आ जाएगा। मंजू जी, जी। जैसे हमने हम्म। देखा आज नड्डा जी ने बड़ा वहां पर जो स्पीच नड्डा जी ने दी है, जो गवर्नमेंट की तरफ से जो वो स्पीचेस हुई हैं, भी उन्होंने क्लियर कर दिया कि आपने जो कुछ किया है देश के साथ, ये बंटवारे की ही तरीका है कि आप हड़पी जाए। भी ये ठोक कर बोलते हैं कि वेस्ट बंगाल 50% हमने कब्जा कर लिया है, जम्मू कश्मीर 100% हमने कब्जा कर लिया है। ये वक्फ की अपनी स्टेटमेंट है, और रेलवे से ज़्यादा या आर्मी से ज़्यादा तो लैंड इनके पास है। और इस तरह से चलता रहा भी, जैसे पूरा का पूरा गांव इन्होंने बोल दिया हमारा हो गया, बाहर निकल जाइए। हमने कर्नाटका में देखा, हमने ये सारा गंदा खेल होता हुआ आज के टाइम पर बिहार के अंदर देखा हमने कि 1200 एकड़ जगह है, सारे उनको बोल दिया गांव वालों को बाहर निकल जाओ, 1 महीने का टाइम है। लेकिन योगी जी हैं, उन्होंने बड़ा ठोक के बोला था कि 51 से बाद जितनी भी वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं आपको प्रूफ देने पड़ेंगे कि आपके पास आई हैं, वरना ये वापस ले ली जाएंगी। आपको लगता है कि इस बिल के अंदर ऐसी प्रोविजन हो गया कि जितनी भी इन्होंने प्रॉपर्टियां हड़पी हैं गलत तरीके से, वो वापस आएंगी? हाँ, सारी वापस आएंगी, और कंफर्म वापस आएंगी, और खाली भारत में ही नहीं, दुनिया भर में आएंगी। क्योंकि देखिए, मोदी का ही कानून लग रहा है हर जगह। नो गो जोन्स करके बनाए, वो वक्त उन्होंने नो गो जोन्स बनाए हैं अब जहां पर ये रहते हैं, और उस एरिया में, उस मोहल्ले में कोई और नहीं जा सकता, उसका जिंदा वापस आना बंद है। लंदन इसका अच्छा एग्जाम्पल है। तो ये सब जगह वापस आएंगी, और भारत में तो 100% आएंगी। कश्मीर में अब्दुल्ला साहब किसके हिसाब से चल रहे हैं?
उमर अब्दुल्ला, अमित शाह जी के हिसाब से चल रहे हैं। ठीक है। लक्षद्वीप में समतलीकरण चल रहा है। भेट द्वारका के दोनों आइलैंड्स में समतलीकरण चल रहा है। संभल में समतल छोड़ो, खुदाई चल रही है। ठीक है। तो आएंगे तो भाई ये सारी जगह, और 50% बंगाल रोहिंग्या की मदद से कब्जा किया है ना। रोहिंग्या भारत में रहेंगे तब ना साथ देंगे। ठीक है, पकड़ पकड़ के वो किए जा रहे हैं, धीरे से जो है डालेंगे हम इनको। तो सारी जगह है। अरे अभी बांग्लादेश का फैसला होना बाकी है भाई, वो कहाँ रहेगा, वो स्वतंत्र रहेगा कहाँ रहेगा। तो चिंता मत करिए। अखंड भारत के निर्माण पे अगर मोदी जी लगे हैं तो अखंड भारत का निर्माण करके दम लेंगे। आप शहर की और राज्य की बात करें, हम तो देश की बात करें, वो भी वापस आएगा। मंजरी जी, आप जो बोलती हैं सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन क्या प्रैक्टिकल है? क्योंकि जैसे ही हम कुछ काम करने की कोशिश करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के हमारे जो बिके हुए दल्ले हैं ये वापस आ जाते हैं। इन्होंने कितनी बार तो प्रोविजंस को रुकवा दिया कि आप ये नहीं कर सकते, मुसलमानों के खिलाफ आपको काम नहीं कर सकते। अगर वफ का बिल आएगा फिर 370 खत्म किया, पार्लियामेंट के अंदर पास हुआ, उसके ऊपर बहस करने लग गया हमारा चंद्रचूड़। और अभी जो नए वाले हैं ये कौन सा पीछे हटने वाले हैं, ये भी सारे वही जिहादियों को सपोर्ट करने वाले लोग हैं। आप सोच के देखिए, रोहिंग्यास यहां पर आए, सुप्रीम कोर्ट ने बेंच बैठाई है इसके ऊपर कि जो वहां से ये गरीब लाचार ये चाकू चलाने वाले लोग आए हैं, उग्रवादी जिनको बोला जाता है पूरे दुनिया में, इनको पढ़ाई लिखाई हमारा फर्ज बनता है इनको पढ़ाने लिखाने का। कल को बोल देंगे इनको घर भी दे दीजिए, और वक्फ पे अगर वक्फ के नाम पर इन्होंने अगर प्रॉपर्टी छीनी भी है, इनको हक है, इनको आप रोक नहीं सकते। भाई ये आपको काम करने देंगे? ये है ही नहीं। एग्जैक्टली चक्कर क्या है कि जब आप कानून पार्लियामेंट से पास कर देते हैं, तब सुप्रीम कोर्ट इनको एक बहस और सब चीजों का मौका देता है। आप अपने सारे ऑप्शंस वहां पर एग्जॉस्ट कर लेते हैं, फिर क्या होता है, वही जो पार्लियामेंट से पास हुआ था। लेकिन आपको, जो वो कहते हैं ना, प्रेशर कुकर्स में सीटी बजने दी जाती ताकि प्रेशर निकल जाए। सुप्रीम कोर्ट इस समय वो प्रेशर निकालने का काम कर रहा है। आप सोचिए, बने हुए कानून पर बहस सुनना कितना बोरिंग होता होगा, लेकिन जजेस हमारे सुन रहे हैं। दूसरा पक्ष देखिए ना, जरा सा एंगल बदलिए तो ट्यूनिंग पूरा अर्थ बदल जाता है। अब आप ये नहीं कह सकते, आपने पार्लियामेंट में लड़ाई कर ली, जनता का वोट लेके आए थे तो जनता का मैंडेट हो गया, अदालत से पास हो गया बेटा, अब क्या। उन वो वामपंथी क्या कहते थे, डोंट यू ट्रस्ट द कोर्ट। तो अब हम भी वही कहेंगे, डोंट यू ट्रस्ट द कोर्ट। आप अगर सही हैं तो अदालत से जीत जाएंगे, इसलिए जा रहे हैं। मोदी जी कह रही है हाँ ठीक है, हर सड़े से सड़ा केस ले लो, रोहिंग्या के बच्चों का शिक्षा का अधिकार, चलो उसके बाद क्या होगा। अब कहाँ जाओगे, सुप्रीम कोर्ट में लड़ लिए ना, अब कहाँ जाओगे। अब मानोगे, चुपचाप बैठ के बात कर। और ये शांति की भाषा है। थप्पड़ की भाषा तो संभल में वो योगी जी ने बता दी थी, फैसला ऑन द स्पॉट। ठीक है। नहीं, आपके फैसला सारे ऑन द स्पॉट, आई एग्री, फैसला ऑन द स्पॉट ही होना चाहिए। और मुझे हमेशा लगता है कि इतनी लेयर के ऊपर लेयर है कि पहले आपने बिल पास करवा दिया, ऐसा बिल जो कि हिंदुओं के खिलाफ है, वो भी हिंदुस्तान में। हम ये पाकिस्तान बांग्लादेश की बात नहीं कर रहे, जहां पर लड़कियां उठाई जाती हैं, वहां पर हमारी प्रॉपर्टीज को, जो हिंदू हैं उनकी प्रॉपर्टीज को छीना जाता है। ये हिंदुस्तान में हो रहा है। जो हिंदुओं को बोला गया था ये कंट्री आपकी है, वहां पर हमारे नाक के नीचे से हमारी प्रॉपर्टी छीनी जाती हैं और हम कुछ नहीं कर पाते। और अगर उसके खिलाफ आज अगर कोई बिल आ रहा है तो वहां पर ओवैसी रो रहा है कि मुसलमानों के हक छीने जा रहे हैं। यानी कि मुसलमानों को जो हक दिया गया था कि आप चाकू जलाइए, आप प्रॉपर्टी को बोल दीजिए कि हमारी है तो आपकी हो गई, ये हक है क्या? अगर हिंदुओं को ये हक दे दी मोदी जी, ये वाला हक हिंदुओं को क्यों नहीं दे देते? देखी जाएगी फिर। हिंदुओं को ये हक हमेशा से था। इस्लाम केवल 1400 साल पुराना है। पर हम किसी की चीज छीनने में, किसी और की चीज कब्जा करने में यकीन नहीं रखते। ठीक है। हम, हमारी परवरिश ऐसी है कि हम सबका सम्मान करते हैं। हमारी परवरिश ऐसी है कि हम सबकी स्वतंत्रता, सबके अधिकारों का ख्याल रखते हैं। हमको आप सारे हक दे दीजिए, पर हम जंगली नहीं बनेंगे। तो ये चीज आप समझनी चाहिए। उनको आप ये सभ्यताओं का अंतर है। उनको थोड़ा सा अधिकार केवल भारत में नहीं, विश्व भर में दिया गया था। आप भी देख रहे हैं, केवल भारत में ही नहीं, विश्व भर में ये अधिकार छीना जा रहा है।
ठीक है, और धीरे धीरे आने वाले वक्त के साथ ये मुहिम और तेज होगी। खुद इनकी कुरान के हिसाब से 1400 साल पूरे हो गए भाई, इनका वक्त समाप्त हो गया, इनकी अपनी कुरान के इतना हदीसों के हिसाब से। तो इनकी मियाद जो थी ना, मियाँ जी की मियाद, वो पूरी हो चुकी है। अब रिवर्सल हो रहा है। तो अब हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। गाजा में बाहर निकल रहे हैं, धक्के मारकर इनको बाहर निकाला जा रहा है गाजा में से। और यूके मदद वालों ने भी घुसने नहीं मुहिम दे शुरू रहे। कर दी है। हाँ, बाकी कंट्रीज में जो है उन्होंने बोल दिया कि हम इनको नहीं लेंगे। भाई अगर इतने ही ये अच्छे थे जिनके लिए, आप सोच के देखिए, यूनाइटेड नेशंस तक हमास को टेररिस्ट नहीं बोलती है। उन्होंने नेतन्याहू को तो टेररिस्ट बोल दिया, हमास को आज भी वो डिक्लेयर नहीं करते कि ये टेररिस्ट हैं। और इन हाँ, ट्रंप लेकिन ने बोल दिया, इसकी कीमत यूएन चुका रहा है ना, उसी के लोग अबडक्ट करके ले, उन्हीं वो के जो लोगों को टेररिस्ट अपडेट कर साबित दिया। कर देंगे। ठीक है, और आज किंग जब ऑफ ट्रंप ने जॉर्डन। किया है, हाँ, यस, नहीं देखिए, किंग ऑफ। जैसे ट्रंप ने बोला है कि आप गाजा से बाहर निकलिए, जॉर्डन जाइए, इजिप्ट जाइए, जहां मर्जी दफा होइए, यहां से खाली करो, ये जगह मेरी हो गई। वही काम मोदी जी कर रहे हैं, आपको लगता है भारत में, कि वक्फ मेरा हो गया, निकलो यहां से, दफा हो यहां से, ये जगह हमारी थी, हमारी ही रहेगी। क्या वही लैंग्वेज यहां पर यूज हो सकती है? सिंपल वन लाइन क्वेश्चन। हम लैंग्वेज यूज किए, देव बात चुप रहे कि हो सकता है, उसके लिए हम लैंग्वेज क्यों यूज करें? वही तो, हमें क्या जरूरत है? करो और छुट्टी करो। बयानबाजी में वही पढ़ते हैं। देखो, एक बात कही जाती है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है। हम बरसने में यकीन रखते हैं। हम बयान नहीं देते, हम बिल पास कराते, हम एक्ट बनाते हैं और उसके ऊपर कार्यवाही करते हैं। चुपचाप चार्ली, कुछ नहीं बोलना हमको, हमें कोई बयान नहीं चलिए देना। आप, और होगा तो वही, क्योंकि हमको लेना तो है सारा। आप गलत तरीके से आगे हैं, आपको पीछे ढकेल जाना पड़ेगा। ठीक है, आप, एक समय था आपकी चल गई, आपने 3 टुकड़े कर दिए भारत के, ठीक। अब हमें अखंड बनाना, खत्म। हमारी, हम लिख के देके आए हैं कि हमने ये करना है। उसके ऊपर हम कुछ बोलेंगे, आप कुछ बोलेंगे, बहस होगी, ये होगी। उसमें टाइम क्यों खोटी करने का? काम करो ना भैया, बिल पास कराओ। अच्छा ठीक है, 15 दिन ले लो, मैं तब तक ट्रम्प से जरा सा कुछ मसौदे वो करके आता हूँ। फिर वो, देखिए, यहाँ पर नोटबंदी हुई, ठीक है, और वहां पर यूएस एड बंदी हुई, बात एक ही है ना। अमेरिका में भी वही हम्म, चल रहा है जो मोदी बता रहे हैं। अब कुछ चीजें कोऑर्डिनेट और कराएंगे, फिर जो है ये सारे के सारे जाएंगे। तो चिंता मत करिए, होगा तो पूरी दुनिया में होगा। हम एक जगह से नहीं खाली कराएंगे कि भैया हमने यहाँ से खाली कराया, वहां जाके आप पनप गए। टेररिज्म खत्म मतलब खत्म, और सारी दुनिया से एक साथ खत्म। वैसे ही वक्फ वाला, वो सारी चीजें खत्म तो खत्म, सारी दुनिया से एक साथ खत्म। चलिए मंजरी जी, पॉइंट टेकन। लेकिन आज जो ओवैसी को रोते हुए देखा है, आंसू बहा रहा था ये बुरी तरह से, ऐसे लग रहा था कि नाक से भी आंसू निकल रहे हैं उसके। और वैसे भी पता है हमें कि उसको नाक पोंछना आता नहीं है, तो क्योंकि आप समझ सकते हैं ना कि यहाँ पे कोई रुकावट है नहीं, सीधा मुंह में जाता है, और ये तो वैसे भी यही चीज़ें खाने के लायक है। तो इसलिए इसलिए बोल रहा हूँ कि ये जैसी कौम है वैसे ही ये खाना खाते हैं, वैसी ही बोली है, वैसे ही ये सारे काम करते हैं। सो एनीवेज, आज मज़ा आ गया उसको रोते हुए देखकर। और ये रोना अब बंद नहीं होना चाहिए, यही गुजारिश है बार बार हमारे गवर्नमेंट को भी और सनातनियों से भी, कि जिस तरह से पहली बार 50 करोड़ लोग महाकुंभ में इस बार दर्शन करने गए हैं, वहां पे उन्होंने स्नान किया है, डुबकी लगाई है, और बिना थूक और पेशाब वाला खाना खाया है। ये पहली बार हुआ है कि हमारे धर्म के कामों के अंदर किसी की इंटरफेरेंस हमने एक्सेप्ट करी नहीं। और मुझे खुशी इस बात की है क्योंकि दुश्मन कंट्री में बैठा हूं, और यहां पर जो कवरेज दिया है महाकुंभ को, आई वॉज शॉक्ड। मैंने आज ही वीडियो बनाया इसके ऊपर कि किस तरह से चाइना में ये सदमे में है कि महाकुंभ 50 करोड़ लोग। और आपके जानकारी के लिए, हज के अंदर कोटा है, 18 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ जा नहीं सकते। वो कहते हैं इतनी भीड़ हो जाती है 18 लाख लोग में कि उनसे हैंडल नहीं होती। और ये सऊदी अरेबिया जिसके पास पैसों की कमी नहीं है और एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, कोई भी चीज़ की कमी नहीं है, वहाँ पर 18 लाख लोग भी हैंडल नहीं होते। और हमारे यहाँ पर 50 करोड़ लोग चले गए हैं, और इतने लोगों की दस्तक देखने के बाद
चाइना की आंखें फटी की फटी रह गई हैं। हाउ इज दिस पॉसिबल? दिस इज द बिगेस्ट इवेंट इन द होल वर्ल्ड, जो आज तक ना कभी हुआ और ना ही कभी कभी कोई और सोच भी सकता है इसको करने के लिए। हाँ जी इसमें मंजरी। एक ही बात है, इसमें एक ही बात है, यहाँ जो क्राउड जा रही है वो सभ्य है, सुशिक्षित है और सेल्फ कंट्रोल उसे मालूम है, और वहां जो क्राउड जाती है उसमें सभ्यता, शिक्षा और सेल्फ कंट्रोल जैसी 3 चीजें नहीं है। उनके लिए 18 लाख ज्यादा होते हैं, यहाँ 50 करोड़ आराम से हो जाते हैं। ये सभ्यता का वेल मतलब है। टेकन। सभ्यता की बात भी है, बट इंतजाम जो है, जो एंड चाइना में योगी जी की तारीफ करी गई है कि किस तरह से इन लोगों ने सनातन को इकट्ठा कर दिया है, सनातन को जैसे इन्होंने एक पावर की तरह दिखाया है। देन चाइना हैज स्टार्टेड सेइंग कि वी वर थिंकिंग द इंडिया की जो सॉफ्ट पावर है वो योगा है, वो बॉलीवुड है, वो इनकी आईटी इंडस्ट्री है। हमें आज पता लगा कि जो भारत की जो सॉफ्ट पावर है वो इनका सनातन है। वो उसके सामने ये किसी की देखते नहीं है। अगर यहां पर स्टैम्पीड हुआ उसके अगले दिन दुगने ज्यादा लोग पहुंच गए, जबकि लोगों को लगता था इसके बाद लोग नहीं जाएंगे। उससे अगले दिन हमने ऐसा तमाचा मारा, दुगने ज्यादा, बल्कि पहले दिन 1 करोड़ थे, अगले दिन 2 करोड़ हो गए। और ये एक ऐसी चीज है जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। मैं उस दिन, जिस दिन मैंने ये न्यूज देखी है परसों को, मेरा सीना चौड़ा हो गया कि यस, हमारा दुश्मन भी अब हमारी तारीफ कर रहा है कि दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज अवर सनातन। और इसलिए बोल रहा हूं, अगर अब सनातन जागा है, हम भी इस मुहिम में लगे हैं, आप भी अभी पीछे नहीं हटना। वक्फ बोर्ड के ऊपर अगर काम शुरू हुआ है, वी विल कीप द प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट ऑल्सो एंड ऑन द ऑपोजिशन कि ये कर कर ही छोड़ना है। जय सिया राम लिखना मत भूलना कमेंट्स के अंदर, क्योंकि ये जो नारा है ये यूट्यूब को भी अच्छा नहीं लगता। जब जब आपने ये नारा लगाया है जय श्री राम का, यूट्यूब हमारी वीडियो चलने नहीं देता, हमें फर्क नहीं पड़ता। आप लाइए, गर्व से लिखिए जय सिया राम, ताकि ये आवाज़ जहाँ तक पहुँचनी चाहिए वहाँ तक पहुँचे तो सही। मंजरी जी, थैंक यू सो मच, मज़ा आ गया आज। वसी के आंसू देखते हैं, नाक से भी और आंखों से भी, और आगे भी ये बद नहीं होने देंगे। थैंक यू। जय सिया राम। जय सिया राम।